Hello students, welcome to you all in Y Point Fatehpur. In today's segment we start with eukaryotic cell. In previous segment we discussed with prokaryotic cell how bacterial cell organized and containing different type of structures with their role. Now come over the type of eukaryotic cell and why the cell is said to be eukaryotic. जहाँ पे न्यूक्लियस के चारों तरफ प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर बाउंड्री होती है बेटा, कन्फाइंड न्यूक्लियर बाउंड्री होती है, उनको हम यूकेरियोटिक सेल कहते हैं। ये हम प्रीवियस सेगमेंट में डिस्कस कर ही चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में प्लांट सेल और एनिमल सेल के डायग्राम को जो आप लोअर क्लास से पढ़ के आए हैं। लेकिन एक बार थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया हम लेंगे कि किस तरह से आपको प्लांट एंड एनिमल सेल दिखाई देते हैं, व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, बिकॉज एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड दे आर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी। नाउ कम ओवर यूकेरियोटिक सेल जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियर बाउंड्री होती है। दे इंक्लूड प्रोटिस्टन सेल, प्रोटिस्टन जो प्रोटिस्टा है वो भी यूकेरियोटिक सेल में आते हैं। जो फंगल सेल है वो भी आपकी यूकेरियोटिक सेल में आती हैं। प्लांट्स भी आपके यूकेरियोटिक सेल से ही मिलके बने हैं और एनिमल्स भी सारे के सारे आपके किस तरह के सेल से मिलके बने हैं, यूकेरियोटिक सेल से, एक्सेप्ट किंगडम मोनेरा विच इंक्लूड बैक्टीरिया विच आर मेनली कंपोज्ड ऑफ, या आप कहें कि बैक्टीरिया इटसेल्फ अ प्रोकैरियोटिक सेल। क्लियर? तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। तो एनिमल सेल की वैसे तो हम जनरल यदि शेप लेते हैं, जैसे आपने न्यूरॉन देखा है एलोंगेटेड होता है, आरबीसी की बाइकनकेव शेप होती है, तो हर एक सेल की अपनी डाइवर्स शेप है। स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल की स्पिंडल शेप होती है। लेकिन यहाँ पे जो मैं एनिमल सेल का एक जनरल डायग्राम आपको एक्सप्लेन करूंगी, तो ओवरऑल एनिमल सेल का जो डायग्राम लेते हैं वो कैसा लेते हैं, ओवल इन आउटलाइन, मतलब ओवरऑल वैसे तो डाइवर्स शेप और साइज होती है, बट लेकिन हम कौन सा कॉमन वन डिस्कस करने वाले हैं, एनिमल सेल ओवल इन आउटलाइन। तो आ जाते हैं हम सीधा डायग्राम पे। एनिमल सेल की बात करें तो आउटर मोस्ट जो बाउंड्री है बेटा वो किसकी मिलके बनी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच आर मेड ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। लेटर ऑन डिस्कस करेंगे हम जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे चलेंगे। ये कुछ ज्यादा ही ओवर हो गया, थोड़ा सा इसको स्फेरिकल दे देते हैं शेप इस तरह का। क्लियर? यदि हम सिंपली बात करें एनिमल सेल में तो आउटर मोस्ट बाउंड्री, नेमिंग भी करते चलते हैं बेटा साथ के साथ। आउटर मोस्ट बाउंड्री इज सेड टू बी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और बायो मेम्ब्रेन। द स्ट्रक्चर इज सेड टू बी प्लाज्मा मेम्ब्रेन और बायो मेम्ब्रेन, जो किससे मिलके बना है बेटा, फॉस्फोलिपिड से। फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन। क्लियर? देयर इज नो सेल वॉल, देयर इज नो ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट होता है, सॉरी लेटर ऑन डिस्कस करेंगे क्या होते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, व्हिच प्रोवाइड स्पेसिफिक एंटीजेनिक प्रॉपर्टी टू अ पर्टिकुलर सेल। क्लियर? अब हम देख लेते हैं सेंट्रली लोकेटेड क्या होता है बेटा, एक बिग साइज का न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस जो है सेंट्रली लोकेटेड होता है, इसकी बात करें एनिमल सेल में, और डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है बेटा। मैंने कैसी बात कही, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की ब्लैबिंग से, ब्लैबिंग का मतलब होता है एक्सटेंशन, एक्सटेंशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक्सटेंड हो गया और एक्सटेंड होके एक स्ट्रक्चर बनाता है विच आर मेड अप ऑफ सिस्टर्नी, टिब्यूल एंड वेसाइकल्स। सिस्टर्नी, टिब्यूल एंड वेसाइकल विच कनेक्टेड टू वन अनदर, एक दूसरे से कनेक्टेड होती हुई दिखाई दे रही है आपको, ध्यान से देखें। इस तरह की टिब्यूल्स हैं, सिस्टर्नी है, एंड दिस इज स्टडेड विथ राइबोसोम। यदि ये स्टडेड है राइबोसोम से और कंटिन्यू कर रही है कहाँ तक बेटा, यदि ये कंटिन्यू कर रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक, तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ध्यान से देखें, समटाइम दिस इज मर्ज इनटू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर? सेम यहाँ पे भी मैं एक ईआर बनाने वाली हूँ which is again made up of cisternae, tubules and vesicles। क्या डिफरेंस है, जब हम ER को डिस्कस करेंगे तो वहां पे मैं आपको बेटर वे में एक्सप्लेन करूंगी। तो आप ध्यान से देखें, जिन ER के ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम स्टडेड है, स्टडेड का मतलब अटैच है उसकी मेम्ब्रेन से, विद द हेल्प ऑफ राइबोफोरिन प्रोटीन। किस प्रोटीन से अटैच होते हैं ये राइबोसोम, विद द हेल्प ऑफ राइबोफोरिन प्रोटीन। इस ER को हम बोलते हैं बेटा RER। क्या नेमिंग दिया मैंने इसको, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और
जिनके ऊपर किसी भी तरह की आप देख रहे हैं कि कोई भी राइबोसोम स्टडेड नहीं है, तो सरफेस कैसा दिख रहा है आपको? स्मूथ। ऐसे ईआर को बोलते हैं एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्लियर है पॉइंट? किससे बनी है, किससे ओरिजिनेट हुई है यार? इट इज ओरिजिनेट ड्यू टू ब्लैबिंग ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही एक्सटेंड हो चुकी है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको कैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रही है? बाइलेयर्ड। तो दिस इज बाइलेयर्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंटरप्टेड लेयर है, और जो इंटरप्टेड पोर्शन है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। और न्यूक्लियस के अंदर यदि आप देखें तो दिस न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ क्रोमेटिन फाइबर विच आर मेड अप ऑफ डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। किससे मिलके बना है बेटा? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। एंड यही सेल डिवीजन के टाइम पे क्रोमेटिन फाइबर क्या हो जाते हैं? कंडेंस्ड हो जाते हैं, और कंडेंस करके क्या बनाते हैं बेटा? क्रोमोसोम बनाते हैं। तो यू कैन राइट डाउन हियर क्रोमेटिन फाइबर, क्रोमेटिन फाइबर्स, एंड दीज क्रोमेटिन फाइबर फर्दर कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम। क्रोमोसोम किससे मिलके बने होते हैं? क्रोमेटिन फाइबर, और क्रोमेटिन फाइबर मेड अप ऑफ डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, डीएनए आपका नेगेटिवली चार्ज होता है, एसिडिक होता है, वो किसके चारों तरफ रैप होता है? हिस्टोन प्रोटीन। एंड दिस रेड स्ट्रक्चर हियर रिप्रेजेंट न्यूक्लियोलस। इस स्ट्रक्चर को क्या नेम दे दिया बेटा मैंने? न्यूक्लियोलस। ये सारे के सारा जो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको ओवरऑल हम क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियस, कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। क्लियर है पॉइंट? अब हम देख लेते हैं कि हमारे न्यूक्लियस के पास एक पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम नेम देते हैं सेंट्रियोल। सेंट्रियोल विच प्ले सिग्निफिकेंट रोल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। आप देखें, एंड दिस सेंट्रियोल इज सराउंडेड विथ 9 पेरिफेरल पेरीसेंट्रियोलर फाइबर। कितने नंबर में होते हैं बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप देखें कि सेंट्रियोल किससे सराउंडेड होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? हियर दिस पेयर्ड स्ट्रक्चर, here this paired structure is said to be centriole, and these are nine pericentriolar fiber, 9 pericentriolar fibers। इनको हमने क्या नेम दे दिया? 9 पेरीसेंट्रियोलर फाइबर्स, और इन दोनों को मिला के हम क्या नेम देते हैं? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम which plays significant role during cell division। ध्यान से देख लें आप, 9 पेरीसेंट्रियोल फाइबर किनको सराउंड करती है? सेंट्रियोल को। सेंट्रियोल कितने नंबर में होते हैं? 2, एंड इट प्लेज सिग्निफिकेंट रोल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। कैसे रोल प्ले करते हैं वो आगे हम पढ़ेंगे। कार्टविल स्ट्रक्चर होता है डिटेल में। इस साइटोलॉजी में डिटेल डिस्क्रिप्शन है बेटा आपकी हर एक ऑर्गेनल्स की, बस आप देखते जाएं लोकेशन कहाँ पे नजर आ रही है आपको? नियर बाय न्यूक्लियस। अब नियर बाय न्यूक्लियस एक और ऑर्गेनल होता है, यहाँ पे मैं किसी अदर कलर से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। मैं इसको रिप्रेजेंट कर देती हूँ ब्लू कलर से। आप देखें यहाँ पे मैं क्या बनाने वाली हूँ। ये भी सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल और वेसाइकल से मिलके बना है, और इसको बोलते हैं हम गोल्गी एपरेटस। क्या बोलते हैं बेटा? गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस को आप देखें, बड़ा ही यूनिक फीचर आपका इसको नजर आ रहा होगा। इसका जो फेस मेम्ब्रेन की तरफ है दैट इज कनकेव इन नेचर, और जो इसका सरफेस किसकी तरफ है बेटा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तरफ। वो कैसा सरफेस है? कन्वेक्स है। दिस प्रोवाइड पोलैरिटी टू गोल्गी कॉम्प्लेक्स। तो ये आपको जो स्ट्रक्चर दिखा, इस पूरे स्ट्रक्चर को हमने बोला गोल्गी एपरेटस, एसोसिएटेड विद पैकेजिंग ऑफ ऑल मटेरियल। जैसे प्रोटीन बना सेल के अंदर, राइबोसोम ने प्रोटीन की फॉर्मेशन की, तो उसकी फर्दर पैकेजिंग, उसकी फर्दर मॉडिफिकेशन कौन करता है बेटा? गोल्गी कॉम्प्लेक्स और गोल्गी एपरेटस। कैमिलियो गोल्गी ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था, इसीलिए इसको इस नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा इसके बारे में एक यूनिक फीचर लिखेंगे जो डायरेक्ट नेट में क्वेश्चन आता है। द कनकेव surface of Golgi apparatus is towards प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम डिलीवरी फेस बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, whereas
whereas convex surface is towards न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये आपको याद रखना पड़ेगा बेटा। मतलब इसका जो रिसीविंग फेस है, कन्वेक्स सरफेस को हम रिसीविंग फेस बोलते हैं, कनकेव को हम डिलीवरी फेस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं बेटा? डिलीवरी फेस। डिटेल में हम जब पढ़ेंगे तो आप अच्छे से समझेंगे। और कन्वेक्स को हम बोलते हैं रिसीविंग फेस। मतलब जो भी मटेरियल एंटर कर रहा है वो किस फेस के थ्रू एंटर कर रहा है? कन्वेक्स सरफेस। एंड आफ्टर सर्टेन मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग वो किस सरफेस से रिलीज हो रहा है? कनकेव। या तो विद इन सेल रिलीज हो जाएगा या आउटसाइड द सेल रिलीज हो जाएगा, एक्स्ट्रा सेलर एनवायरमेंट में मूव कर जाएगा। और इस टेंडेंसी को बोलते हैं पोलैरिटी ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स। polarity of Golgi complex। तो how can you understand polarity of Golgi complex? कि इसका जो फेस है कनकेव सरफेस वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ और कन्वेक्स सरफेस इसका किसकी तरफ है बेटा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नाउ कम ओवर द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर व्हिच इज सेड टू बी पावर हाउस ऑफ द सेल। आपने पढ़ाई है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। दिस इज द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन। इनर मोस्ट मेम्ब्रेन इन्वेजिनेटेड होती है, इसकी इन्वेजिनेटेड होती है एंड दिस इज सेड टू बी क्रिस्टा। और ये एक्चुअल में किसमें हेल्प करती है बेटा? इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ एटीपी सिंथेसिस और इट इज साइट ऑफ क्रैब साइकिल एंड ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और क्रैब साइकिल के लिए जो भी एंजाइम्स है वो कहाँ लोकेटेड है? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। तो दिस स्ट्रक्चर इज सेड टू बी माइटोकॉन्ड्रिया। Mitochondria, clear? Which is said to be powerhouse of the cell. Powerhouse of the cell. कंट्रोल सेंटर हम न्यूक्लियस को बोलते हैं और पावर हाउस हम किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सेलुलर करेंसी प्रोड्यूस कराती है। एटीपी प्रोडक्शन कहाँ पे हो रही है? मेजर माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। हालांकि माइनर अमाउंट इटसेल्फ फाउंड इन साइटोप्लाज्म। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ चलती है? साइटोप्लाज्म में। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर। तो ये जो एनिमल सेल है इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल स्फेरिकल वैक्यूल मेनी नंबर। जैसे आप प्लांट सेल में देखेंगे आपको एक ही वैक्यूल दिखाई देगा, लेकिन एनिमल सेल के अंदर नंबर ऑफ वैक्यूल्स आपको दिखाई देंगे। नंबर ऑफ वैक्यूल्स बेटा व्हिच इज फिल्ड विद सैप। क्लियर? इसके अलावा इसके अंदर और भी कुछ स्ट्रक्चर होते हैं बेटा, लाइक लाइसोसोम। कैसे स्ट्रक्चर होते हैं? लाइसोसोम, जिसको आप सुसाइडल बैग भी कहते हो। दिस स्ट्रक्चर these are micro bodies, lysosome rich in acidic hydrolytic enzyme। क्लियर? तो ये कुछ आपकी कॉमन ऑर्गेनल्स है जो लिक्विड भरा हुआ है पूरा का पूरा सेल के अंदर। दैट लिक्विड इज सेड टू बी साइटोप्लाज्म। और जो सेल का साइटोप्लाज्म है वो कॉन्टिन्यूसली मोशन में होता है, इधर रेगुलर मोशन और रोटेशनल मोशन, ट्विस्टेड मोशन। और इस लिक्विड कंटेंट को हम क्या बोलते हैं बेटा? साइटोप्लाज्म। अब आप कहेंगे कि ये साइटोप्लाज्म कॉन्टिन्यूसली मोशन में है, फिर भी ये सारे ऑर्गेनल एक ही जगह पे कैसे सस्पेंडेड है, एक ही जगह पे कैसे रुके हुए हैं? तो इट इज सपोर्टेड बाय साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। देयर आर नंबर ऑफ साइटोस्केलेटल फाइबर्स होते हैं, टिब्यूल्स होते हैं जो इनको स्केलेटल फ्रेमवर्क की तरह बिहेव करते हैं बेटा। दीज फाइबर एंड टिब्यूल लाइक स्ट्रक्चर जो इसको क्या देते हैं? सभी ऑर्गेनल्स को स्ट्रेंथ देते हैं, एक तरह का स्केलेटल सिस्टम की तरह बिहेव करते हैं। यू कैन फर्स्ट नेम इट। क्या डिफरेंस है साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर में देख लेते हैं हम। हियर द स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर नेम से क्लियर है आपको, जो सेल को स्केलेटन सिस्टम की तरह बिहेव करता है, सभी ऑर्गेनल्स को एक जगह पे लोकेट करके रखता है। तो साइटोस्केलेटल आर कंपोज्ड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट्स। अब आप कहेंगे कि व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन टिब्यूल्स एंड फिलामेंट्स? टिब्यूल्स होलो होते हैं बेटा और फिलामेंट्स सॉलिड होते हैं। अब नेटवे क्वेश्चन होलो सॉलिड पे तो डेफिनेटली नहीं आने वाला, कंपोजिशन पे आने वाला है कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं विच आर मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन।
कौन से प्रोटीन से मिलके बने हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन से। और फिलामेंट्स आपके किससे मिलके बने हैं? एक्टिन प्रोटीन। तो कंपोजिशन के ऊपर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है बेटा नेट में कि ये जो फाइबर्स हैं, साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर है, इनका मेन रोल क्या है। तो दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की ब्लबिंग से कौन सी ऑर्गेनल अराइज हुई? ER, which are made up of cisternae, tubule and vesicles. ER आपके टू टाइप के हैं। If the surface is smooth, it is not studded with ribosome, then it is said to be SER, and if it is studded with ribosome, then it is said to be RER. इसके अलावा आपको न्यूक्लियस के पास एक पेयर्ड ऑर्गेनल दिख रही है जिसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रियोल। सेंट्रियोल और राइबोसोम एनिमल सेल में ऐसी ऑर्गेनल है जिसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं है, तो कैन यू कॉल मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनल? क्लियर? These centrioles are surrounded with 9 pericentriolar fiber which play vital role in cell division, ester rays और spindle apparatus की formation में help करते हैं, and the complete structure is said to be centrosome. Adjacent to nucleus, a polarized organelle is present. Why it is said to be polarized? Because it consists of two phases. One is receiving phase, another is delivery phase. This forming phase, जो forming phase दिख रहा है जहाँ से वो receive कर रहा है, वो कन्वेक्स इन आउटलाइन है, और जो डिलीवरी फेस है वो कनकेव इन आउटलाइन है, दैट इज टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अलावा आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्या दिखाई दे रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। इनर मेम्ब्रेन बहुत ही फोल्डेड दिख रही है और बड़ा ही मेजर रोल है इसका। आगे हम पढ़ेंगे कि क्या सिग्निफिकेंस इस फोल्डेड मेम्ब्रेन का। एंड मेनली एसोसिएटेड विद एटीपी फॉर्मेशन बिकॉज इट इज साइट ऑफ क्रैब साइकिल एंड ETS। इसके अलावा सेल के अंदर नंबर ऑफ क्या है बेटा? वैक्यूल्स हैं, और छोटे छोटे माइक्रोबॉडीज हैं जिनको आपने क्या कहा? लाइसोसोम, विच प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन, आप कह सकते हैं क्लीनिंग ऑफ द सेल, और अल्टीमेट लाइसिस और डेथ ऑफ द सेल। क्लियर? जब सेल एज्ड हो गया तो डेथ के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? लाइसोसोम। दैट्स व्हाई सेड टू बी सुसाइडल ग्लैंड। नाउ कम ओवर द एक्सप्लेनेशन ऑफ प्लांट सेल। हाउ प्लांट सेल डिफर फ्रॉम एनिमल सेल। तो थोड़ा सा हम देखेंगे। प्लांट सेल एक मेजर यूकेरियोटिक सेल है बेटा, स्ट्रक्चर के ऊपर ही चलते हैं सीधा। तो प्लांट सेल, अगेन प्लांट सेल की भी बात करूं तो डाइवर्स शेप होगी। सीड ट्यूब की अलग शेप होगी, फ्लोएम की अलग होगी, जाइलम की अलग होगी। दीज आर टिश्यू बेटा। सेल की बात करूं, सीड ट्यूब, कंपेनियन सेल अलग होंगे, ट्रैकेड वेसल्स अलग होंगे, पेरेन्काइमा की शेप अलग होगी, स्क्लेरेन्काइमा की अलग होगी, टिश्यू की शेप अलग होगी, सेल की भी शेप अलग होगी। लेकिन ओवरऑल यदि हम प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल की ओवरऑल शेप हम कैसी लिखते हैं या लोअर क्लास से हम बनाते हैं? ओवरऑल शेप हेक्सागोनल और पॉलीहेड्रल। पॉलीहेड्रल इन आउटलाइन। इन आउटलाइन कैसी शेप है इसकी बेटा? पॉलीहेड्रल इन आउटलाइन। थोड़ा सा शेप देख लेते हैं और फिर हम सीधा इसके स्ट्रक्चर पे मूव करेंगे। तो आप देखें यहाँ पे एक जनरल सा डायग्राम हम बनाने वाले हैं। थोड़ा सा लार्ज व्यू बनाएंगे बेटा, और कुछ कुछ प्रिटी मच हम इसको हेक्सागोनल शेप रखने वाले हैं। एग्जैक्टली हेक्सागोनल नहीं होता, लेकिन हम कुछ इसको हेक्सागोनल ही आउटलाइन देने वाले हैं। क्लियर? आउटर मोस्ट रिजिड सेल वॉल होती है बेटा, आपको पता ही है। अंदर की तरफ हम आ जाते हैं तो हमें मेम्ब्रेन दिखाई देती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच इज ऑल्सो सेड टू बी बायो मेम्ब्रेन। इसको थोड़ा सा हम बिल्कुल ओवल ही बनाएंगे क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर रिजिडिटी नहीं होती। क्लियर? इसकी जो शेप है ये वेरी करती रहती है, लेकिन जो सेल वॉल है वो इंटैक्ट है और रिजिड होता है बेटा। इंटैक्ट एंड रिजिड सेल वॉल आप पढ़ेंगे। देयर इज प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, टर्शियरी सेल वॉल, डिपेंडिंग ओवर द नेचर ऑफ सेल और नेचर ऑफ टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है तो उसमें आपको प्राइमरी सेल वॉल दिखाई देगी, परमानेंट टिश्यू है तो उनमें आपको सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेल वॉल भी दिखाई देगी। क्लियर है पॉइंट? थोड़ा सा नेमिंग देख लेते हैं बेटा। आउटर मोस्ट बाउंड्री को हमने क्या बोल दिया? सेल वॉल। और क्योंकि हम बात कर रहे हैं कौन से सेल की? प्लांट सेल की, तो सेल वॉल किससे मिलके बनी है? सेलुलोज से। तो इट इज सेलुलोजिक इन नेचर। सेलुलोजिक इन नेचर, लेकिन वैसे मैं आपको बता दूं इट कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन। जैसे जैसे टिश्यू परमानेंट होते जाते हैं, सेल वॉल की डिपोजिशंस भी बढ़ती चली जाती हैं, वो हम लेटर डिस्कस करेंगे। लेकिन ओवरऑल यदि प्लांट सेल
वर्ड की कंपोजिशन आ जाए तो आप क्या लिखने वाले हैं, सेलुलोसिक। लेकिन मैं यहाँ पे लिख दूं इट इज कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज क्या होते हैं ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेगमेंट में, जिसमें मैं कंप्लीट सेल वॉल आपको एक्सप्लेन करूंगी। थर्ड ये मिलके बना है बेटा पैक्टिन, पैक्टिक सब्सटेंस, मिडल लैमेला सुना होगा, सीमेंटिंग लेयर। दिस ऑल्सो शो डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। और यदि हम डेड टिश्यू की बात करें स्क्लेरेनकाइमा, तो उनके अंदर किसकी डिपोजिशन हो जाती है, सुबिरिन। सुबिरिन जो बायोमोलिक्यूल है बेटा, इट इज इम्परवियस टू गैसेस एज वेल एज टुवर्ड्स वाटर। जब सेल के अंदर ऑक्सीजन और वाटर की एंट्री ही नहीं होगी तो सेल कांट सर्वाइव। तो आपने पढ़ा होगा कि स्क्लेरेनकाइमा डेड टिश्यू क्यों होते हैं, क्योंकि उनके सेल वॉल में किसकी डिपोजिशन होनी शुरू हो जाती है, सुबिरिन, विच मेक सेल डेड। क्लियर, क्योंकि ना तो वो गैस को एक्सचेंज होने दे रहा, ना ही वाटर को एक्सचेंज होने दे रहा। अब हम देख लेते हैं कि ये जो प्लांट सेल है बेटा, कुछ आपको हेक्सागोनल पॉलीहेड्रल आउटलाइन दिखाई दे रहा है। इसका 90% वॉल्यूम कौन एक्वायर करता है, एक बिग साइज का ऑर्गेनल, जिसको आप क्या बोल देते हो, वैक्यूल। क्योंकि वैक्यूल सेंट्रली है तो इसने न्यूक्लियस को कहाँ शिफ्ट कर दिया, पेरिफेरी में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाई न्यूक्लियस इज पेरिफेरल इन प्लांट सेल, इट इज ऑफ ड्यू टू लोकेशन ऑफ बिग साइज ऑफ वैक्यूल इन द सेंटर विच शिफ्ट द न्यूक्लियस टुवर्ड वन डायरेक्शन। क्लियर, तो आप देखें कि मैं यहाँ पे क्या ड्रॉ कर रही हूँ, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ एक बिग साइज का वैक्यूल, और इसके अंदर जो वाटर और मिनरल फील्ड है इसको हम क्या बोल देते हैं, सैक। और इसकी जो मेम्ब्रेन है इसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन। बड़ी खासियत होती है इस मेम्ब्रेन की, ये भी हम डिस्कस करेंगे आगे, कि ये सब्सटेंस की एंट्री करा लेती है लेकिन एग्जिट जनरली इजिली नहीं कराती। तो आप देखेंगे क्या क्यों होता है ऐसा। फिर हम देख लेते हैं कि इसके पेरिफेरी में कौन शिफ्ट हो चुका है बेटा, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस आपको पता ही है कैसी ऑर्गेनल है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आपकी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है, इंटरप्टेड ऑर्गेनल है, और इसी की ब्लेबिंग से कौन सा स्ट्रक्चर ओरिजिनेट होता है, आप पढ़ ही चुके हैं। इसकी ब्लेबिंग से ओरिजिनेट होता है बेटा ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसकी ब्लेबिंग से बना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ध्यान से देख लें, अगेन ब्लेबिंग से क्या बन चुका है यहाँ पे, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे यदि अगेन राइबोसोम लोकेटेड है तो आपने उसको नेम दे दिया RER, और यदि उसका सरफेस स्मूथ है तो हमने नेम दे दिया SER। अगेन सेंटर में क्या है बेटा, क्रोमेटिन मटेरियल। मैं ऑलरेडी नेमिंग करा चुकी हूँ एनिमल सेल में, यहाँ पे हम बार बार नेमिंग नहीं करेंगे, थोड़ा सा लिख लेंगे बस सिंपल सा। ये आपको दिख रहा है क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमेटिन मटेरियल, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिख रहा है, न्यूक्लियर पोर दिख रहा है। न्यूक्लियर पोर जो सब्सटेंस की मूवमेंट कराता है, जैसे DNA आपको दिख रहा है कहाँ लोकेटेड है, न्यूक्लियस में से। तो DNA से RNA भी कहाँ बनना है बेटा, न्यूक्लियस में। उस RNA को बाहर आना है तो किस स्ट्रक्चर के थ्रू बाहर आएगा, न्यूक्लियर पोर के थ्रू। तो न्यूक्लियर पोर अलाउ पैसेज ऑफ फॉर्म्ड RNA जो बना है न्यूक्लियस में उसको कहाँ शिफ्ट करना है, साइटोप्लाज्म में, अक्रॉस न्यूक्लियर पोर। एंड दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर, ये जो आपको ग्रीन कलर का यहाँ पे आउटलाइन स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक्सेप्ट ER, दिस स्ट्रक्चर इज सेड टू बी न्यूक्लियस। क्लियर, थोड़ा सा डिफ्यूज इसके अंदर होता है बेटा गोल्गी कॉम्प्लेक्स। मैं यहाँ पे गोल्गी कॉम्प्लेक्स को डिफ्यूज बनाऊंगी। डिफ्यूज मतलब प्रॉपर, यदि मैं सिंपली कहूँ तो पोलैरिटी एग्जैक्टली उतनी डेवलप नहीं होती जितनी हमने किसमें डेवलप करा दी थी, एनिमल सेल में। हालांकि पोलैरिटी यहाँ भी होती है, यहाँ पे भी रिसीविंग जोन होता है, लेकिन उतना ज्यादा डेवलप नहीं होता जितना डेवलप आपने किसमें देखा, एनिमल सेल में। तो ये आपको क्या दिख रही है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और गोल्गी एपरेटस। एंड इन प्लांट सेल ड्यू टू इट्स डिफ्यूज नेचर इट इज सेड टू बी डिप्टायोसोम। तो डिप्टायोसोम एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स आर प्रीटी मच सेम, क्योंकि आप देख रहे हैं कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स शो ग्रेट पोलैरिटी इन केस ऑफ एनिमल सेल, लेकिन प्लांट सेल के अंदर जो है आपको थोड़ा सा डिफ्यूज दिखाई दे रहा है। कैसा दिख रहा है आपको, थोड़ा सा डिफ्यूज, प्रॉपर पोलैरिटी डेवलप होती दिखाई नहीं दे रही है, और इसको हमने क्या नेम दे दिया, डिप्टायोसोम। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसके अंदर बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल होती है जिसको हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल बोलते हैं, आप पढ़ते आए हैं। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल होती है क्लोरोप्लास्ट।
containing photosynthetic pigments, और इसमें आपने पढ़े होंगे बहुत सारे ग्रेना होते हैं एंड ग्रेना कनेक्टेड टू वन अनदर वाया स्ट्रोमा थायलेकॉइड, एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर, दिस स्टैकिंग यूनिट इज सेड टू बी थायलाकॉइड। स्टैकिंग यूनिट को क्या बोला जाता है बेटा? थायलाकॉइड। थायलाकॉइड एक स्ट्रक्चर को बोलते हैं, सॉरी द स्टैकिंग यूनिट, सॉरी द स्टैकिंग यूनिट इज सेड टू बी ग्रेना, ग्रेना, एंड दिस वन सिंगल जो कॉइल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? थायलाकॉइड। और इसी थायलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे कौन बैठे हैं बेटा? सारे के सारे पिगमेंट्स बैठे हैं, क्लोरोफिल बैठे हैं, जेंथोफिल बैठे हैं, सभी पिगमेंट्स। दीज आर सेड टू बी फोटोसेंटर। जो लिक्विड भरा हुआ है क्लोरोप्लास्ट में, दैट इज सेड टू बी स्ट्रोमा। क्या कहा जाता है इसको? स्ट्रोमा। दैट लिक्विड कंटेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज स्ट्रोमा। और एक ग्रेना को जो दूसरी ग्रेना से कनेक्ट कर रही है, दैट इज स्ट्रोमा थायलाकॉइड, स्ट्रोमा लेमिलाई। लेमिला मीन्स अ लेयर और स्ट्रैंड जो दो ग्रेना को आपस में क्या कर रही है? कनेक्ट, एंड इट इज लोकेटेड इन स्ट्रोमा। एंड दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज सेड टू बी क्लोरोप्लास्ट। किचन ऑफ द सेल बोलते हैं बिकॉज इट इज साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर? कैसे होती है लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन कहाँ चलती है, वो प्लांट फिजियो में पढ़ने वाले हैं। तो होपफुली आपको थोड़ा सा ओवरऑल जनरल स्ट्रक्चर क्लियर हो गया होगा। नाउ कम ओवर द अनदर ऑर्गेनल, माइटोकॉन्ड्रिया। अभी हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन है। अंदर वाली मेम्ब्रेन आपको थोड़ी सी क्या दिख रही है? इन्वेजिनेटेड। एंड द लिक्विड प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया इज मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स है बेटा। फोल्डेड मेम्ब्रेन को आपने क्रिस्टा कह दिया। क्रिस्टी इज द इनर फोल्डेड मेम्ब्रेन, फोल्डेड मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन आपको कॉन्टिन्यूस दिखाई दे रही है विदाउट एनी फोल्डिंग, एंड दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज सेड टू बी माइटोकॉन्ड्रिया। इनके पास अपना राइबोसोम भी होता है बेटा, आप लिख लें। इनके पास अपना राइबोसोम भी होता है और अपना डीएनए भी होता है। मतलब इट कंसिस्ट ऑफ राइबोसोम 70S टाइप, और इट कंसिस्ट ऑफ ओन डीएनए, अपना डीएनए भी है इसके पास। उसी तरह से क्लोरोप्लास्ट के पास भी राइबोसोम भी है बेटा और अपना डीएनए भी है, जिसकी वजह से इन दोनों ऑर्गेनल को सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल की कैटेगरी में डाला गया। एक बार फिर से बता देती हूँ, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया कंसिस्ट ऑफ ओन डीएनए एंड ओन राइबोसोम। इट डजंट डिपेंड ओवर एनी अदर ऑर्गेनल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। अपने प्रोटीन बनाने के लिए किसी भी ऑर्गेनल पे डिपेंड नहीं करती, इसीलिए इन दोनों ऑर्गेनल को किस नाम से जाना जाता है? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स। क्लियर? क्यों कहा जाता है? होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं किसके अंदर? प्लांट सेल के अंदर, एंड दीज स्मॉल ऑर्गेनल्स आर सेड टू बी माइक्रोबॉडीज। क्या कहा जाता है बेटा? माइक्रोबॉडीज। बहुत छोटी होती हैं ये, छोटी छोटी ऑर्गेनल्स होती हैं। प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन डिटॉक्सिफिकेशन एंड एनी अदर, लाइक इट कंसिस्ट ऑफ पेरोक्सीडेज एंजाइम, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के ऑक्सीडेशन कराते हैं बेटा। तो माइक्रोबॉडीज इंक्लूड मेनली 3: पेरोक्सीसोम, ग्लायोक्सीसोम एंड स्फीरोसोम। ये तीनों जो ऑर्गेनल्स होती है बहुत स्मॉल होती है, और क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि ऑप्शन गिवन होगा आपके नेट में कि इनमें से कौन सी माइक्रोबॉडीज प्रेजेंट है प्लांट में। तो आपको ध्यान रहे ये तीनों माइक्रोबॉडीज प्रेजेंट होती है किनके अंदर? प्लांट सेल में। क्या रोल प्ले करती है लेटर ऑन हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा इसके अंदर क्या होते हैं बेटा? लाइसोसोम होते हैं, जिसको आप सुसाइडल बैग कहते हो। लाइसोसोम, जिसको स्फीरोसोम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे आप देख लें, मैं कुछ थोड़े से नेम चेंज कर रही हूँ। जैसे गोल्गी कॉम्प्लेक्स को हमने डिप्टायोसोम कहा, लाइसोसोम को हमने स्फीरोसोम कहा। इसके अलावा यूकेरियोटिक सेल की बात करें तो इसमें 80S टाइप राइबोसोम है। ऐसा राइबोसोम है बेटा 80S टाइप राइबोसोम। S क्या है ये हम डिस्कस करेंगे, बस थोड़ा सा बता दूं। S स्टैंड फॉर स्वेडबर्ग यूनिट ऑफ सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। प्रोकैरियोटिक सेल में 70S टाइप राइबोसोम पढ़ा हमने बैक्टीरिया में। यूकेरियोटिक सेल इधर प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में कैसे राइबोसोम है आपके? 80S टाइप।
हालांकि मैंने बताया आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों के पास अपना अपना क्या है, राइबोसोम है। उनके पास कैसा राइबोसोम है, 70S टाइप। कैसा है बेटा, 70S टाइप। चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो चाहे राइबोसोम हो, लेकिन साइटोप्लाज्म में कैसा राइबोसोम है, 80S टाइप। इसमें कंफ्यूज मत होए आप। और लिक्विड जो फिल्ड है इसको हमने क्या नेम दे दिया, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। तो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। एक बार फिर से बोलती हूँ, सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल है बेटा, जिसकी वजह से न्यूक्लियस कहाँ शिफ्ट हो चुका है, पेरिफेरी पे। न्यूक्लियस किस किस से मिलके बना है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर कोर, क्रोमेटिन फाइबर। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की ब्लडिंग से ही एक ऑर्गेनल बनी जिसको आपने क्या कहा, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इफ द सरफेस इज स्मूथ देन इट इज सेड टू बी SCR, लिपिड सिंथेसिस होती है। RER, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम है तो डेफिनेटली क्या बनाने वाले हैं बेटा, प्रोटीन्स बनाने वाले हैं। आपके यूकेरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में राइबोसोम कैसा है, 80S टाइप। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में राइबोसोम कैसा है बेटा, 70S टाइप। तो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ प्लांट सेल। एक बार थोड़ा सा एनिमल सेल पे आ जाए। मैंने यहाँ पे एक ऑर्गेनल मिस कर दी थी, दैट इज इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल। मैंने यहाँ पे नहीं लिखा था राइबोसोम, तो इसको थोड़ा सा देख लेंगे कि एनिमल सेल में भी राइबोसोम होता है और ये भी कैसा होता है, 80S टाइप। S स्टैंड फॉर स्वेडबर्ग यूनिट ऑफ सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। और इसकी माइटोकॉन्ड्रिया में कैसा होता है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया में अपना DNA भी है और माइटोकॉन्ड्रिया में अपना राइबोसोम भी है। तो हम यदि राइबोसोम की बात करें तो 55S इन ह्यूमन मेमिलियन सेल, मेमिलियन माइटोकॉन्ड्रिया। एक बार मैं इसको बताऊं कि नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया कहूं तो 70S टाइप राइबोसोम, लेकिन मेमिलियन सेल माइटोकॉन्ड्रिया कहूं तो कैसा है, 55S। सेडिमेंटेशन रेट हर एक राइबोसोम की अलग अलग होती है। तो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन थी प्लांट सेल की और एनिमल सेल की, जो आप अपने नोट्स में मेंटेन करेंगे। और आपका होमवर्क है बेटा, राइट एनी 10 डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। होपफुली आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा। लास्ट में स्क्रीनशॉट मिलेगा, अपना नोट्स आप मेंटेन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।